हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल इन अवर चैनल मैथ प्रो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस के बारे में। फॉर द रिवीजन हम सबसे पहले स्ट्रेस से स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। वी ऑल वुड बी फेमिलियर अबाउट द फैक्ट दैट कि जब किसी भी स्पेसिमन पर, किसी भी कंपोनेंट पर अगर फोर्स लगाते हैं हम, चाहे वो फोर्स टेंसाइल हो या फिर कंप्रेसिव फोर्स हो, तो मटेरियल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्ट करता है डिफॉर्मेशन को। सपोज़ कि हमारे पास ये एक कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट पर हम टेंसाइल फोर्स F लगा रहे हैं, और सपोज़ ये जो मटेरियल है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपका ये। सपोज़ दिस इज़ ये आपका एक स्क्वायर बार है और इस पर हम टेंसाइल फोर्स F लगाए हैं और इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सपोज़ इस एरिया की वैल्यू है A। तो मटेरियल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिससे कि वो डिफॉर्मेशन को, जो डिफॉर्मेशन ये इस फोर्स की वजह से जो इसमें डिफॉर्मेशन जनरेट होगा, मटेरियल उसको रेजिस्ट करेगा। उस रेजिस्टिव फोर्स को, उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं स्ट्रेस, और उसकी वैल्यू होती है अप्लाइड फोर्स अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो जनरली हम स्ट्रेस को शो कर, यहाँ पर हम स्मॉल एस से अगर शो कर रहे हैं, एस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। द यूनिट क्या होगा फिर इसका? यूनिट होगा, अगर हमारा फोर्स न्यूटन में है और एरिया अगर मीटर स्क्वायर में है तो फिर इसका यूनिट हो जाएगा पास्कल। या फिर अगर एरिया न्यूटन में है, जनरली हम ऐसे ही लेते हैं, एरिया न्यूटन, ये फोर्स न्यूटन में और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा mm² में होता है, न्यूटन पर mm², तो फिर इसको हम लिखते हैं मेगा पास्कल। ठीक है। सो ये तो हमने क्या किया कि हमने अप्लाइड फोर्स अपॉन जो एक्चुअल एरिया है। होगा क्या कि जब भी ये टेंसाइल फोर्स F डिफॉर्म करेगा, इसकी लेंथ को इलोंगेट करने की कोशिश करेगा, तो जो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ होने की कोशिश करेगा, ये डिक्रीज़ होगा ड्यू टू द, अगर हमारा फोर्स इफ़ेक्टिव है, सफिशिएंट अमाउंट में है डिफॉर्म करने के लिए, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया भी डिक्रीज़ होगा और लेंथ इंक्रीज़ होगी। लेकिन जनरली क्या होता है कि कैलकुलेशन में हम इनिशियल जो एरिया है वही लेते हैं। सो इस कंडीशन में जो स्ट्रेस है उसको क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग स्ट्रेस। इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस। यानी कि ड्यूरिंग ऑल द डिफॉर्मेशन प्रोसेस आपने क्या किया कि जो एरिया की, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो लिया है अपने कैलकुलेशन में, वो इनिशियल वैल्यू ही लिया है एरिया की, इंस्टेंटेनियस वैल्यू एरिया का जो कि आप नहीं ले रहे हैं कैलकुलेशन में। ऐसे कंडीशन में आप स्ट्रेस को बोलेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ड्यूरिंग द ऑल डिफॉर्मेशन प्रोसेस इन एन एनी पॉइंट, आप अपने पूरे कैलकुलेशन में इनिशियल एरिया को ही कंसीडर कर रहे हैं, उस केस में आप स्ट्रेस को बोलेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेस। सो लेकिन अगर आप इंस्टेंटेनियस एरिया को ले रहे हैं तो क्या कहेंगे उसको? दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रू स्ट्रेस। और तो इसलिए हम आगे देखते हैं कि क्या फ़र्क है इंजीनियरिंग स्ट्रेस में और ट्रू स्ट्रेस में, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के हेल्प से। तो दोस्तों, आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो देखा ही होगा। उस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम ड्रॉ करते हैं। हम कोई मटेरियल स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा वाई एक्सिस है और स्ट्रेस की वैल्यू हम इस पर शो कर रहे हैं और स्ट्रेन की वैल्यू इस पर हम शो कर रहे हैं। तो जनरली हम देखते हैं किसी एक मटेरियल के लिए कोई इस तरीके से हमारा कर्व नॉर्मली आता है। और ये डाउन हो जाता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व।
तो यहाँ पर आपने देखा कि जो फिर यहाँ पर आपके फेलियर पॉइंट है। लेकिन अगर इसी मटेरियल के लिए अगर हम ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बीच में अगर हम इसको प्लॉट करते, सपोज वी आर गोइंग टू शो ट्रू स्ट्रेस को सिग्मा से और ट्रू स्ट्रेन को हम शो करने जा रहे हैं इस एप्सिलॉन से, सो उस केस में क्या होगा, ये कर्व कुछ इस तरीके से जाएगा आपका। और यहाँ पर जाकर ये फेल होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका मैक्सिमम पॉइंट ये है आपका, ये इसका यूटीएस पॉइंट हो गया। लेकिन ट्रू स्ट्रेन कर्व यूटीएस पॉइंट को कहाँ शो कर रहा है, इसको अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे कुछ इस जगह पर ये शो करेगा आपका यूटीएस पॉइंट। ये सो ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में क्या रिलेशन है, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। एस यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि एस क्या है, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस को शो कर रहा है। और सिग्मा क्या है, ये ट्रू स्ट्रेस को शो कर रहा है। सो अगर हमें इंजीनियरिंग स्ट्रेस मालूम है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ट्रू स्ट्रेस, या ट्रू स्ट्रेस मालूम है तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेस। हम उसके लिए फार्मूला को डेरिवेट करेंगे भी। सपोज़ कि हमारे पास जो स्पेसिमेन है जिसका हम टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए ए नॉट इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ए आई किसी एक पर्टिकुलर डिफॉर्मेशन वैल्यू पर ये इसका इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारा ये। सो अगर ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए आई आ चुका है, उस केस में जो ट्रू स्ट्रेस सिग्मा है वो क्या होगा, अप्लाइड फोर्स एफ अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया। ये क्या है हमारा उस कंडीशन में, ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू। नाउ सी सिग्मा इज इक्वल टू, अगर हम इस एफ अपॉन ए आई को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें इनिशियल एरिया से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पर। और अगेन हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन ए नॉट इंटू ए नॉट अपॉन ए आई, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको इंटरचेंज करिए, ए नॉट को लेफ्ट में कर दिया, ए आई को राइट में कर दिया। ये क्या हो गया आपका, एफ अपॉन ए नॉट क्या है, ये है आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू ए नॉट अपॉन ए आई। अब दोस्तों आपको पता है कि जो वॉल्यूम पहले होगा टेंसाइल टेस्ट के स्पेसिमेन का, वही वॉल्यूम तो बाद में होगा। अगर लेंथ इंक्रीज कर रही है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया घट रहा है। सो इनिशियल लेंथ अगर आपका एल नॉट है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए नॉट है, तो ये आपका जो इनिशियल वॉल्यूम हुआ, फाइनल वॉल्यूम भी तो वही होगा, एल आई इंस्टेंटेनियस वॉल्यूम फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट इनटू इंस्टेंटेनियस एरिया फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, यहाँ से हमें ये मिलेगा कि ए नॉट अपॉन ए आई इज इक्वल टू एल आई अपॉन एल नॉट। अब इस ए नॉट अपॉन ए आई को जो हमें यहाँ पर मिला था,
जो कि हमको यहाँ पर मिला था, हम इसको रिप्लेस कर दें इससे। सो व्हाट कैन वी राइट? सिग्मा इज इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू एल आई अपॉन एल नॉट। गाइज एल आई क्या है? इनिशियल वैल्यू तो एल आई थी, एल नॉट था। एल नॉट ड्यू टू द डिफॉर्मेशन एल आई बन गया। पहले की वैल्यू क्या थी? एल नॉट था, और ड्यू टू द डिफॉर्मेशन एल नॉट एल आई बना। कैसे बना? कोई डेल्टा एल चेंजेस हुआ इसमें, तो हम क्या लिख सकते हैं? एल आई को हम लिख सकते हैं डेल्टा एल प्लस एल नॉट, ये लिख सकते हैं। सो फर्दर हम इस इक्वेशन को इस तरीके से हम एलेबोरेट कर सकते हैं कि डेल्टा एल प्लस एल नॉट, हमने एल आई को लिख दिया अपॉन एल नॉट। दिस इज एज इंजीनियरिंग स्ट्रेस इनटू 1 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल नॉट। दिस इज व्हाट? दिस इज चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, और ये क्या है? डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इज इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ एल नॉट है, और ड्यू टू डिफॉर्मेशन उसमें डेल्टा एल की चेंजेस आ गए, लेंथ डेल्टा एल इंक्रीज हो गया। तो दिस इंक्रीज, दिस एलोंगेशन इन द लेंथ अपॉन द इनिशियल लेंथ, ये क्या है? इंजीनियरिंग स्ट्रेन। सो हमने जो रिलेशन पाया, ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू 1 प्लस ई। दिस इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन। सो अगर आपको किसी डिफॉर्मेशन के लिए, किसी टेंसाइल टेस्ट के लिए अगर आपको इंजीनियरिंग स्ट्रेस एस मालूम है और इंजीनियरिंग स्ट्रेस ई की वैल्यू मालूम है, तो आप इन दोनों की हेल्प से ट्रू स्ट्रेस सिग्मा को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ओके, आपको जो ई की वैल्यू रखनी है वो उसी हिसाब से रखनी है। थैंक यू।